हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या बात करें इंडियन पॉलिटी की स्टार्ट कर दिए हैं और उसमें पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो हम लोग ने एक चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा है। और हम लोग जैसा कि हम बताए हैं कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत को जो है कर रहे हैं और अब हम लोग जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दूसरे चैप्टर का नाम है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब संविधान का निर्माण। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है, कैसे ये सिस्टम आया है, पूरा क्या हुआ है, ठीक है, वो आज हम लोग समझते हैं। बहुत आराम से अच्छे से समझना, फिर उसके बाद में लिखना। ठीक है, देखो हुआ क्या कि 1934 में सबसे पहली बार देखो, जब भी कभी बोले ना सबसे पहली बार, है ना, पहली बार ऐसा हुआ तो समझ लो वो इम्पोर्टेंट बन गया। समझ लो, पहली बार बोला जाए या सबसे आखिरी बार बोला जाए तो वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आते हैं। ठीक है, खासकर स्टेट पीएससी जो स्टेट पीसीएस होता है उससे लेके उससे नीचे तक जो है उसके पेपर, ये डायरेक्ट एमसीक्यू इसमें खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आज ही जो मैं क्लास कर रहा हूँ तो आज ही क्लास में जो है कई सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस मतलब आज ही की क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, 1934 में सबसे पहली बार मिस्टर एम एन राव, ठीक है, मिस्टर एम एन राव, ठीक है, एम एन राव जो है, इन्होंने क्या किया, इनको एक आइडिया आया, इन्होंने एक आइडिया अपना पेश किया। क्या आइडिया पेश किया कि हमारे भारत के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था जो कि हमारे संविधान को बना सके। ठीक है, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, तो उस संस्था का नाम इन्होंने बताया क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने एक आइडिया पेश किया। किसने पेश किया? एम एन राव। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया, 1934 में सबसे पहले एक आइडिया पेश किया किसने? एम एन राव ने। क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया के लिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो जैसे ही ना आइडिया पेश किया तो इसी के दूसरे साल 1935, मतलब क्या 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही है, इनके आइडिया को अडॉप्ट कर रही है और सबसे पहली बार, फिर से वही बात, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है ये फर्स्ट टाइम क्या कर रही है, ये डिमांड कर रही है किससे? ब्रिटिश सरकार से, है ना, ब्रिटिश सरकार से जो है ये डिमांड कर रही है। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि हमारे पास क्या होने चाहिए, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि हमारे भारत का संविधान बनाएगी। क्या बनाएगी? हमारे भारत का संविधान बनाएगी। ठीक है, दो बातें हो गई। देखो दोनों बातें इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के रूप से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो हुआ क्या कि 1938 में हुआ क्या, देखो सबसे पहली बात 35 में कांग्रेस ने क्या किया, डिमांड किया। ठीक है, किससे? ब्रिटिश सरकार से। और 1938 में क्या हुआ, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने बताया क्या कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारा जो संविधान है वो हम लोग जो है ये जो इंडियन इसमें जो इसने एम एन रॉय ने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इन्होंने बताया क्या कि हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी और हम लोग का जो संविधान बनेगा बिना किसी भी आउटसाइडर जो है, कोई भी आउटसाइडर उसमें नहीं होगा। मतलब क्या है, कोई मतलब आउटसाइडर मतलब क्या, आउटसाइडर मतलब कोई ब्रिटिश, अंग्रेज या और कोई भी किसी के हस्तक्षेप के द्वारा हमारा संविधान नहीं बनेगा। हमारा संविधान कौन बनाएगा?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे भारत के लिए है और भारत के लोगों के लिए है और भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। समझ में आया? भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, इसमें कोई भी ब्रिटिश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कैसे बनाया जाएगा? और बनाया जाएगा इसमें पूरे के पूरे एडल्ट फ्रेंचाइजी का एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा ये बनाया जाएगा। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पूरे इंडिया में जो एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिस्टम है उसके बिहाफ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। अब देखो हुआ क्या कि एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है? एडल्ट मानने होता है, एडल्ट किसको कहते हैं? जो 18 साल का हो जाए, है ना, 18 साल का हो जाए, तो वो 18 साल एंड उसके ऊपर के जो लोग हैं वो लोग इंडिया को वोट करेंगे। ठीक है, वो लोग वोट करेंगे, उसके द्वारा जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, अब मगर हुआ, अच्छा उस समय 21 साल थी, ठीक है, अभी 18 साल है एडल्ट, उस समय 21 साल थे। ठीक है, तो हुआ क्या, लेकिन क्या ये पॉसिबल था? ये पॉसिबल नहीं था उस समय। ठीक है, क्योंकि आप पूरे इंडिया को जो है, पूरे इंडिया को उस समय आप वोट नहीं डला सकते हो, वो उस तरीके की सिचुएशन उस समय नहीं थी। आपको मालूम है, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है, पहले क्या होता था, पहले तो इतना बुरी हालत थी ब्रिटिश के समय में कि कौन कौन वोट डाल सकता था? जिनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, जो लाखों का टैक्स देते हैं या बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, वही लोग क्या है वोट डाल सकते थे। उसके बाद में क्या हुआ, ये वोटिंग राइट थोड़ी बढ़ाई गई, ये 10% करी गई, है ना। तो अब क्या है, अब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, जो जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि साहब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो बिल्कुल फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? फ्री इंडिया। नेहरू जी ने क्या किया? फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, फ्री इंडिया। ठीक है, फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात करी। ठीक है, और इन्होंने कहा कोई भी हस्तक्षेप के द्वारा ये नहीं, इंडियंस के द्वारा इंडिया के लिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, और एडल्ट वाया एडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से, तो कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया। अब हुआ क्या कि कहने के बाद में जैसे ही अपनी बात पेश करी तो फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी बात को मान लिया। ठीक है, मान लिया, और मानने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने क्या हुआ फ्री इंडिया की बात करी तो ये एक्सेप्ट कर लिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। और 1940 में अगस्त 1940 में अगस्त 1940 में, ठीक है, 1940 में इसको मान लिया गया। इसी वजह से ये प्रस्ताव को हम लोग अगस्त ऑफर भी कहते हैं। ठीक है, अगस्त ऑफर कहते हैं। ठीक है, अगस्त ऑफर कहते हैं इसको। ठीक है, या अगस्त का प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, अगस्त का प्रस्ताव इसको कहते हैं। लेकिन अब देखो हुआ क्या, इसके बाद में क्या हुआ, जब ये अगस्त ऑफर आया फिर क्या हुआ कि 1942, ठीक है, 1942, ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा और समझ रहे हैं। ठीक है, इसको अगस्त ऑफर हम ये लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बहुत ध्यान से आप लोग समझना। ठीक है, तो 19 अगस्त उसमें 1942 में अब क्या हो रहा है, 1942 में क्या होता है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये स्टैफर्ड क्रिप्स, ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब कौन है? ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट के मेंबर हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कह सकते हो, ये कैबिनेट के मेंबर हैं। इनको भारत भेजा गया बताने के लिए, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो ये भाई साहब लेके आए कैबिनेट मिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आए और ये क्या कहते हैं कि इंडिया के लिए जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी प्रक्रिया वो हम यहाँ से ऐलान करते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से ये प्रक्रिया अपना चालू हो जाएगी। ठीक है, कब चालू होगी? वर्ल्ड वार एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में आप अपनी जो प्रक्रिया, जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप चालू कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही इन्होंने ये कहा कि आप ये चालू कर सकते हो, मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो है, ये भैया जो है क्या हुआ, मुस्लिम लीग मना कर दी।
ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा सही, हमको भैया नहीं चाहिए, हमको कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमको जो है, मतलब ये नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूएंट, मेरे को अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा एक देश अलग बने, है ना, हमारा अलग देश बने। तो भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ब्रिटिश सरकार क्या हुआ, मना कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कहा कोई दो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी। ठीक, उसमें क्या हुआ, फिर एक काम करते, अब भाई देखो ये मुस्लिम लीग भी जो है बिल्कुल अलग से अपना स्टैंड रखी है कि हमको भैया हम इसमें साथ में नहीं शामिल होंगे। तो हुआ क्या कि एक बीच का रास्ता निकाला गया, और बीच के रास्ते में क्या किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार और ये मुस्लिम लीग, इन दोनों की, तीनों की बैठक हुई, और उसमें से बोला गया कि ठीक है, अब तुमको एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि तुमको तुम्हारी जो सीटें हैं वो अलग से निर्धारित कर देंगे, रिजर्व कर देंगे मुस्लिम लीग के लिए अलग से। समझ में? तो ये बीच का रास्ता इसमें वो चालू हुआ, और इसी से ये जो है कैबिनेट असेंबली जो है एक्सेप्ट कर दी गई। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, आगे इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं और आगे क्या हुआ। अब इसके बाद में क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, रास्ता साफ हो गया। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है, जो बनी है ये। ठीक है, कंपोजिशन इसका क्या है, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका जो है कंपोजिशन क्या है। तो देखो क्या है कंपोजिशन, बहुत ध्यान से समझना है, फिगर है इसमें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, इस वजह से बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल की बात करें, टोटल 389 मेंबर्स थे। ठीक है, कितने हैं, 389 मेंबर्स रखे गए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें कितने रखे गए, 389 मेंबर्स रखे गए, जिसमें कि क्या हुआ कि 296 मेंबर जो थे ये कहाँ से थे, ये ब्रिटिश इंडिया के जो थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के थे, और 93 सीटें जो है, 93 सीटें जो है ये प्रिंसली, ये जो प्रिंसली स्टेट है, ये प्रिंसली स्टेट की 93 सीटें दी गई। ठीक, प्रिंसली स्टेट मतलब कौन, वो स्टेट जो राजा महाराजा जो है जिसको डील कर रहे थे, जिसको उसका वो कर रहे थे। ठीक है, शासन कर रहे थे। ठीक है, तो वो प्रिंसली स्टेट है। क्यों? क्योंकि इनको इस वजह से दी गई। ठीक है, अभी चलो आगे बता रहे हैं, इनको प्रिंसली स्टेट को 93 सीटें दी गई। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, ये जो 296 सीटें हैं, ठीक है, इसमें से भी क्या हुआ, मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक है, इधर बता रहा हूँ, इसमें से भी दो ऐसा हुआ। ठीक है, इसमें से भी क्या हुआ, इसमें 292 सीटें ये 11 प्रोविंस में था। ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, माने राज्य समझ सकते हो, 11 राज्य हैं, और इसमें 4 सीटें जो हैं, 4 सीटें कितनी हैं, ये चीफ कमिश्नरी की हैं। ठीक है, चीफ कमिश्नरी है। ठीक है, कमिश्नरी की सीटें। ठीक है, एक सीटें जो है 4 कमिश्नरी होती थी, तो उसमें एक सीटें जो है चीफ कमिश्नरी की थी, और 292 सीटें जो है किसकी थी, ब्रिटिश प्रोविंस की थी। ठीक है, समझ में आया? तो ये इस प्रकार से ऐसा हुआ। ठीक, सीटें को बंटवारा हो गया। ठीक है, पहली बात क्या था, सीटों को बंटवारा हो गया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, सीट ऐसे प्रकार की थी। टोटल सीटें कितनी थी, 389 सीटें थी, जिसमें कि 296 ब्रिटिश इंडिया की थी। ठीक है, और 393 सीटें जो थी वो किसकी थी, वो प्रिंसली स्टेट की थी, राजा महाराजाओं की, उनको भी सीटें दी गई कि भाई तुम लोगों की 93 सीटें। ठीक है, अब देखो, अब 296 सीटें जो ब्रिटिश इंडिया हैं, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 292 सीटें जो हैं ब्रिटिश उसके प्रोविंस की थी, और 4 सीटें जो हैं चीफ कमिश्नरी एक थी, है ना, अजमेर थी, है ना, बलूचिस्तान थी। ठीक है, कुर्ग थी। तो ऐसे करके एक सीटें जो है दी गई थी। अब हुआ क्या कि अच्छा, अब ये जो सीटों को बंटवारा हुआ, ये किस बिहाफ पर हुआ, तो ये भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ये समझ लो, एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे समझना। ठीक है, ये सीटें जो है, 1 सीट
या 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट बनाई गई, एक सीट रखी गई। ऐसे जनरली, मतलब कोई जनगणना वाला नहीं, मतलब ऐसे ग्रेजुअल जो है देखा गया कि भाई 10 लाख पॉपुलेशन होगी तो उसके लिए एक सीट रखी गई। ठीक है, किताबों में 10 लाख बोलो या इसको हम लोग 1 मिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मिलियन बोल सकते हैं, है ना, मिलियन बोलते हैं ना, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो 10 लाख पर एक सीट रखी गई। कितनी रखी गई? एक सीट। ठीक है, तो ये इसका बेस था। दूसरी बात, ये जो सीटें थी, ये सीटें थी, ये किस कम्युनिटी से थी? तो इसमें मुस्लिम में कई सारी कम्युनिटी हैं, हम लोग को मालूम है पूरे इंडिया में। तो इसमें सीटें जो थी वो थी मुस्लिम की सीटें थी। ठीक है, और 6 सीटें थी और जनरल की सीटें थी। ठीक है, जनरल की सीटें थी। ये बेसिकली 3 कम्युनिटी थी जिसके जो है ये वो प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, अच्छा अब देखो जनरल में कौन आएगा? मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने बचे वो सब क्या है? जनरल में आ गए। तो कम्युनिटी अगर पूछा जाए इनमें से कौन सी कम्युनिटी नहीं थी, ठीक है, अगर बुद्ध बोल दे, है ना, क्रिश्चियन बोल दे, तो वो क्या है? वो सब अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ किसमें? जनरल में आ गया। ठीक है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है और जनरल अलग है। ठीक है, तो इसके अंदर जनरल में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है कम्युनिटी थी। अब हुआ क्या कि जब ये सीट का ये बंटवारा हो गया, फिर हुआ कि भाई प्रिंसली स्टेट जो है ये बोलने लगे, कहा साहब हम जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट जो है नहीं करेंगे। अब देखो क्या हुआ, अब देखो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन द प्रिंसली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अब अपना अपना प्रतिनिधित्व जो है जब ये चुनने की बारी आई तो क्या हुआ, सब लोग तो अपना अपना प्रतिनिधि चुन लिए, लेकिन जब प्रिंसली स्टेट की बात आई, प्रिंसली स्टेट क्या कहने लगी? प्रिंसली स्टेट चाहते ही नहीं थे कि हम जो, क्यों? क्योंकि देखो ये राजा महाराजा हैं। ठीक है, राजा महाराजा किसी भी संविधान के अंदर या किसी, भाई संविधान हो जाएगा तो वो उसके अंडर में हो जाएंगे। राजा महाराजा कभी नहीं चाहते थे कि जो है हम किसी के अंडर में आ जाएं। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने देने से इनकार कर दिया कि जो है भैया हम जो है हम नहीं, वो उसमें हम कोई भी अपना बंदा इलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने कहा, इनसे बोला गया कि ठीक है अपना जो है कोई बंदा तुम जो है अपना चूज़ करके नहीं तुम स्टैंड कर सकते हो, तो अपना कोई बंदा जो है अपनी कम्युनिटी का कोई बंदा जो है खड़ा कर दो, ताकि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है और हमारे संविधान बनाने के लिए, तो उस कम्युनिटी उसमें कोई भी ऐसा वर्ग जो ना बचे जो छूट जाए। समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए, ताकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बन सके। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें हो गई इसकी कॉम्पोजिशन की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको हम लोग हटाते हैं। अब देखो इसका हम लोग ने क्या बताया कि सीटें एक बंटवारा हो गया। अब हुआ क्या, इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन हुआ कब? अभी ये जो टाइम चल रहा है इसी समय इलेक्शन हुआ, जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ। जुलाई अगस्त में जो है इसका वो इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन में 296 सीटों का इलेक्शन हुआ, क्योंकि जो 93 सीटें, अभी मैंने बताया ना, जो 389 सीटें थी, इसमें क्या हुआ, 290 सीटें ये ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश इंडिया की, और 93 सीटें जो हैं इसके प्रोविंशियल स्टेट है ना, प्रिंसली स्टेट थे। तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं, क्यों? ये तो भैया पार्टिसिपेट ही नहीं किए, इनसे कोई मतलब नहीं। अब हम लोग का इलेक्शन हो रहा है किसका? 296 का इलेक्शन हो रहा है। अब हुआ क्या, जो 296 सीटें हुई, इसका इलेक्शन जब हुआ तो इसमें से 208 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली। ठीक है, और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। ठीक है, और बची कुची जो बची थी वो छोटे मोटे जो लोग थे, ठीक है, छोटी मोटी जो उस कम्युनिटी थे, उसमें 15 सीटें जो है उनको अलग से मिली। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 296 आ जाएगा। ठीक है, 296 आ जाएगा, समझ में आए? तो इस प्रकार से जो है जब इलेक्शन के बाद में जब रिजल्ट आया तो उसमें 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, और बाकी की जो 15 सीटें अन्य को मिली। ठीक है, समझ में आए?
तो इसके बाद में जब ये सीटें मिली तो इसमें क्या हुआ कि 93 सीटें तो मैंने बताया, इनका तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं था और ये पार्टिसिपेट भी नहीं करे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही 93 इसमें ये सब हो गया, फिर क्या हुआ। अच्छा, अब आप एक बात समझो, जैसे मैंने अभी बताया कि जो 290 सीटें हैं, 296 सीटें हैं या पूरे 389 सीटें हैं, तो हुआ क्या कि जरूर ये जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला, क्या जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1935 में कि साहब हम जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट अपना के, एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है उसका कंसेप्ट वो करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे, है ना, और हम लोग अपने जनता उसमें जो है इन्वॉल्व होगी। लेकिन जनता इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी, अभी मैंने बताया, ठीक है, वो सिचुएशन उससे नहीं थी। तो हुआ क्या, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन किया, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, आपको सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो दो बातें समझ लो। देखो, डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, जैसे आज के हम एग्जाम्पल ले, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, जैसे किसका, जैसे तुम्हारा विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसमें क्या होता है, जनता, हम लोग जो है, जैसे मोदी है तो मोदी जी को जो है अगर वो उनका इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट डालते हैं। लेकिन जब राज्यसभा का होता है तो राज्यसभा का या राष्ट्रपति का होता है तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, पहले से इलेक्टेड हो गए हैं, जैसे एमपी, जैसे राष्ट्रपति का है, ठीक है, तो कौन करेगा, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो करेंगे, जैसे जिनको हम लोग इलेक्ट कर चुके हैं, जैसे एमपी हो गया, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज हो गया, ये लोग क्या है उसमें वोट डालेंगे। समझ में आए। तो उसी प्रकार से ये जो इलेक्शन हुआ था, ये क्या हुआ था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, इसमें जनता इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन फिर भी इसमें कोई भी कम्युनिटी बची नहीं थी जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, ये 389 मेंबर जो आए हैं, इसमें बोला गया था क्या कि सब लोग अपनी अपनी कम्युनिटी से एक बंदे को इलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी अपनी कम्युनिटी के, जैसे मान लो कोई सिख है, मतलब कुछ भी नहीं बचा, सिख बचा, सिख हैं, पारसी हैं, इंडियन क्रिश्चियन हैं, ठीक है, और जितने भी बचे थे, तो इसमें दे भी रखा है क्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST, सब जितने, इवन वुमेन्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व हुई थी, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब क्या हुआ, इलेक्शन हो गया, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ, ठीक है, जुलाई अगस्त कब, जुलाई अगस्त 1946 में इसका इलेक्शन हुआ और उसके बाद में ये इसका परिणाम आया, ठीक है। अब इलेक्शन के बाद में देखो क्या हुआ, और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इलेक्शन के बाद में क्या होता है जनरली है, इलेक्शन के बाद में जब पार्टी बन जाती है, जिसकी बहुमत होती है, तो क्या होता है, सरकार बने जाती है। तो सरकार के बनाने के लिए जो सबसे पहली मीटिंग होती है, तो उसी प्रकार से इसमें भी सबसे पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, तो इसकी सबसे पहली मीटिंग हुई। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। 9 दिसंबर को 1946 को इसकी सबसे पहली बैठक हुई। सबसे पहली बैठक बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसकी सबसे पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में हुई। अब क्या होगा, देखो, सबसे पहला होता क्या है कि जब भी पहली बैठक होती है तो उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई बैठक होती है तो उसको जो है उसका चलाने के लिए, ठीक है, बैठक को जो है उसके क्या होना चाहिए, एक जो है पीठाधीन या पीठाधिकारी होना चाहिए, ठीक है, एक स्पीकर होना चाहिए, तो या उसका चेयरमैन होना चाहिए, कुछ भी कह सकते हो, प्रेसिडेंट होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन चुना गया, ठीक है, चेयरमैन चुना गया, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना,
9 तारीख को क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को इसकी सबसे पहली बैठक होती है और इसका सबसे पहला चेयरमैन कौन चुना जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। ठीक है, लेकिन इन्हीं को क्यों चुना जाता है, क्योंकि क्या होता था, इसके पहले एक फ्रेंच प्रैक्टिस चल रही होती है, ब्रिटेन के उसकी फ्रांस की जो है प्रैक्टिस चल रही होती है कि जो मीटिंग में सबसे वृद्ध इंसान होगा उसको जो है चुना जाता था प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये सबसे वृद्ध थे, इसी वजह से इनको जो है प्रेसिडेंट चुन लिया गया, चेयरमैन चुन लिया गया, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर। कैसे, टेम्परेरी बेसिस पर। तो ये चेयरमैन बने, क्या बने, टेम्परेरी बने। ठीक है, ये टेम्परेरी चेयरमैन बने। ठीक, अब क्या हुआ, ये चेयरमैन क्या करेंगे, उस मीटिंग को प्रेसाइड करेंगे, मीटिंग को जो है देखरेख करेंगे, और ये क्या करेंगे, एक परमानेंट चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, परमानेंट चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है जैसे मीटिंग हुई मुस्लिम, अच्छा दूसरी बात, एक बात और समझ लो, इसी में क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो जैसे ही ये मीटिंग हुई तो क्या हुआ, तुरंत ही मुस्लिम लीग क्या है, फिर से बॉयकॉट कर दी मीटिंग में आई नहीं। ठीक है, मीटिंग में आई नहीं, क्यों मीटिंग में नहीं बैठी, क्योंकि उसको फिर वही सवाल हो गया क्या, कि हमको पाकिस्तान चाहिए। समझ रहे हो, फिर बच्चे की तरह जैसे रोते नहीं बच्चे, वैसे रोने लगा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। तो इस पहली मीटिंग में जो क्या है, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करी। समझ में आया। फिर क्या हुआ, द मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाय 211 मेंबर। ये जो 200, ये सबसे पहली मीटिंग है, ये 211 मेंबर के द्वारा ये जो है, ये मेंबर के द्वारा अटेंड करी गई। ठीक है, 211 मेंबर ने इसको अटेंड किया और इलेक्टेड डॉक्टर नंद सिन्हा को जो है ये इलेक्ट किया। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर अब देखो मैंने बताया क्या कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये टेम्परेरी चेयरमैन जो है इलेक्ट हुए। उसके बाद में क्या हुआ, ये इलेक्ट होने के बाद में पहली मीटिंग हुई और पहली मीटिंग में फिर इसके जो परमानेंट चेयरमैन जो होंगे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर कौन, राजेंद्र प्रसाद को जो है इन्होंने जो है चुन लिया। क्या, पहला, अब देखो दोनों में अंतर है, पहला चेयरमैन के हिसाब से तो दूसरे हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन, परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, परमानेंट चेयरमैन। अब देखो अगर पूछा जाए कि पहले चेयरमैन कौन, सबसे पहले चेयरमैन तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, दूसरा चेयरमैन कौन, राजेंद्र प्रसाद दूसरे चेयरमैन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछे परमानेंट चेयरमैन, सबसे पहला परमानेंट चेयरमैन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और सबसे पहला टेम्परेरी चेयरमैन कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट थे और ऐसी प्रैक्टिस चल रही थी, फ्रेंच प्रैक्टिस चल रही थी कि जो सबसे वृद्ध होगा उसी को जो है इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये बहुत अच्छे से सुनना सब लोग, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है आपको छोटी मोटी किताबों में नहीं मिलता है। ठीक है, वो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हुआ क्या, जैसे ही पहली मीटिंग हुई तो पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया, उसको प्रिसाइड किया मीटिंग को। ठीक है, और मीटिंग को प्रिसाइड किया, और दूसरी बात नया चेयरमैन बनाने के लिए इन्होंने शपथ दिलवाने के लिए उसको आए। तो इसी बंदे को, मतलब एक टेम्परेरी चेयरमैन या टेम्परेरी स्पीकर जो आता है परमानेंट स्पीकर को चुनने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, एक शब्द होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, आज भी इसका प्रचलन है। देखो जब भी कभी मीटिंग होती है, ठीक है, लोकसभा, जैसे मान लो लोकसभा है, लोकसभा के इलेक्शन हुए, सरकार बन गई, सरकार अब जब पहली मीटिंग बन जाती है तो क्या होता है, वो एक स्पीकर जो बैठा होगा, जो पुराना स्पीकर बैठा होगा, तो वो क्या करेगा, वो एक प्रोटेम स्पीकर की तरह काम करेगा। क्यों, उसको नया स्पीकर चुनना है। ठीक है, वो नया स्पीकर चुनने के लिए एक टेम्परेरी स्पीकर, मतलब नया स्पीकर बनने तक जो स्पीकर बना रहेगा, ठीक है, जो उस सीट पर बैठा रहेगा, उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। जैसे ही नया स्पीकर बन जाएगा फिर क्या होगा, फिर वो प्रोटेम स्पीकर चला जाता है। समझ में आए, ये प्रोटेम स्पीकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटी मोटी किताबों में आपको मिलता नहीं है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, एक प्रकार से प्रोटेम स्पीकर का काम करे थे।
ठीक है, ठीक समझ में आया। राजेंद्र प्रसाद जो है इसके जो है प्रेसिडेंट बना दिए गए। ठीक है, चेयरमैन बोलो या प्रेसिडेंट बोलो, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है, प्रेसिडेंट बोलो। अब क्या हुआ, ये प्रेसिडेंट बना दिए गए और राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसके साथ में दो लोग कौन, H.C. मुखर्जी, ठीक है, H.C. मुखर्जी एंड ठीक है, एंड कौन, एक और थे उनका नाम था V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये दो लोग वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। क्या है, ये दोनों लोग क्या बना दिए गए, वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। तो ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि बताओ जो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें पहला चेयरमैन जो है, फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। उसके बाद में फिर पहले परमानेंट चेयरमैन कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में और दो वाइस चेयरमैन बने कौन, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। समझ में आया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पूरे फैक्ट भी है और MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हुआ क्या, ये तुम्हारा ये वाइस प्रेसिडेंट वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है। मैं आज इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव माने क्या, ऑब्जेक्टिव माने आपका जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य कह सकते हो। ठीक है, और रेजोल्यूशन माने जो है आप प्रण जो करते हो। ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि जब ये हमारी सरकार बन गई, ठीक है, चेयरमैन बना दिए गए, मतलब प्रेसिडेंट बना दिए गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब हुआ क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर को, देखो कैसे प्रोग्राम चल रहा है। देखो 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, देखो ऐसे प्रोग्राम चला है। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको बनाया गया। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर को मीटिंग हुई, ठीक है, 1946 में, ठीक है, इसमें राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए। ठीक है, उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को मीटिंग हो रही है, पहली मीटिंग। देखो कितनी जल्दी काम हो रहा है। 13 दिसंबर 1946 को कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ठीक है, मीटिंग के सामने जो है पेश किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, कैसे था, इसके फीचर्स क्या थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन माने एक ऐसा पत्र था कि हमारी आज़ादी के बाद में जो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट होगा वो क्या होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसको किसको क्या क्या मिलने वाला है, या किस तरीके से हम लोग मान लो इकोनॉमी को हम लोग कैसे चलाएंगे। ठीक है, और हमारे देश में कैसे जो है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होगा, है ना, कैसे इकोनॉमी को देखा जाएगा, कैसे हमारे रक्षा को देखा जाएगा, और कैसे सारे इंसान को, सारे कम्युनिटी को एक साथ लेके जो चलना है, वो सारी चीज़ें किस में रखी गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन माने कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी जैसे मान लो ये आप अपना घर बनाने जा रहे हो, ठीक है, ये घर बनाने जा रहे हो तो आपको एक घर बनाना है। ठीक है, अब घर बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आम जनता के लिए, आम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मतलब काम होता है। ठीक है, आपको एक बहुत बड़ा घर बनाना है। अब क्या करोगे आप उसका बिल्कुल प्लान बनाओगे, साहब ऐसे ऐसे हम पहले यहाँ पर पहले आप देखोगे कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक
ज़मीन खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले दिमाग लगाओ कि ज़मीन कहाँ खरीदेंगे, ऐसी जगह खरीदेंगे। अब देखो ज़मीन में भी क्या है, अगर आप रहने के लिए बना रहे हो तो आप ज़मीन ऐसी जगह खरीदोगे जहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हों, ठीक है, जहाँ सारी सुख सुविधाएँ हों, तो वहाँ पर खरीदोगे। अगर आपको बिजनेस पर्पस के लिए आपको कोई मार्केट बनानी है तो आप ऐसी जगह कोशिश करोगे कि जो सेंटर ऑफ द मार्केट हो। ठीक, तो ऐसा पहला प्लान करोगे। उसके बाद में फिर क्या करोगे, फिर उस ज़मीन में क्या करोगे, घर बनाना है तो उसके लिए उसकी ड्राइंग्स बनाओगे, है ना। ड्राइंग माने नक्शा बनवाओगे। अब नक्शे में भी क्या है, घर बनाने के लिए कि आपको कितने बेडरूम चाहिए, है ना, कितने बेडरूम, है ना, कितने हॉल चाहिए, है ना, वॉशरूम कितने चाहिए, किचन कहाँ चाहिए, है ना, और कहाँ पर उसकी बालकनी होनी चाहिए, कहाँ पर उसके जो है गैराज होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें आप एक प्लान बनवाओगे। किससे, जो भी तुम्हारा आर्किटेक्ट होगा, आर्किटेक्ट वो बना के देगा। तो जो पूरे घर का जो नक्शा है वो क्या है, वो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ और नहीं है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो है, एक ऐसा पत्र है जो बताता है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, हमारा संविधान कैसे बनना चाहिए, कैसे हमारे संविधान में कोई भी वर्ग, कोई भी इंसान, एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, ऐसा संविधान हमारा बनना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे होना चाहिए आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इस संविधान में दिस Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve proclaim India an independent sovereign republic। तो इसमें बताया कि इंडिया में क्या होगा, इंडिपेंडेंट जो इंडिया होगी तो उसमें इंडिया कैसी होनी चाहिए, सॉवरिन होनी चाहिए, संप्रभु, रिपब्लिक, गणतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने तो ऐसा संविधान बने जो उसमें गणतंत्र की व्यवस्था हो और जो है सॉवरिन माने संप्रभु की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, वेयर इन टेरिटरीज दैट आर नॉट कंप्राइज ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज नॉ फ्रॉम द इंडियन स्टेट सच एज अदर पार्ट ऑफ द आउटसाइड द ये। तो इसमें ये भी बताया कि आज जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरीज हैं वो सारी की सारी टेरिटरी इंडिपेंडेंट इंडिया की हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सारी की सारी टेरिटरी क्या होंगी, इंडिया की टेरिटरी हो जाएंगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इंडिया चाहेगी तो दूसरी की अगर कोई बाहर की कोई टेरिटरी है उसको भी ले सकेगी, वो भी इंडिया में ले सकेगी। ठीक है, और या अगर कोई बाहर मतलब जो है कोई अगर दूसरा जो बाहर का है उसको भी ले सकेगी या उसका नामकरण भी जो है चेंज कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया। तो कहीं ना कहीं देखो क्या है, ये आज जो हम लोग जो देखते हैं पहला ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो बोलते हैं वो क्या है, ये यहीं से आ रहा है। समझ में आया। ठीक है, उसके बाद में फिर देखा कि वेर इन ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन गवर्नमेंट डिराइव फ्रॉम द पीपल। पूरे जितना भारत होगा उसकी जितनी पावर होगी वो कहाँ से आएगी, वो भारत के लोगों से आएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल एंड टू द पीपल, है ना, होगा ना। तो सारी पावर किस में है, इंडिया के लोगों में। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना सुंदर है। ठीक है, और हमारे भारत में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे भारत में कोई भी सुप्रीम नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया है कि हमारे भारत में कोई भी सुप्रीम नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, अगर भाई देखो, अगर आप कहते हो कि साहब राष्ट्रपति सबसे सुप्रीम है, नहीं, राष्ट्रपति सुप्रीम नहीं हो सकता। क्यों, अगर राष्ट्रपति अगर कोई भी गलत काम करेगा, कोई छेड़छाड़ संविधान से करेगा तो उसके लिए कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बना है। कौन बैठा है, सुप्रीम। तो इसका मतलब राष्ट्रपति तो सुप्रीम नहीं हो सका। ठीक, अब संविधान अगर सबसे ऊंचा है तो संविधान सबसे ऊंचा है। अगर संविधान में क्या है, सॉरी, राष्ट्रपति नहीं हुआ, अब क्या हुआ, संविधान को अगर खिलवाड़ करा गया, अगर संविधान के साथ में इधर उधर सब किया गया तो उसको क्या होगा, उस संविधान में उसमें जो है वो आर्टिकल 13 में जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको नल एंड वाइड कर सकते हैं। ठीक, कोई भी कानून जो है उसके खिलवाड़ करेंगे, नल एंड वाइड करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि जो है कोई भी चीज़ें जो है हम लोग में सबसे सुप्रीम नहीं है।
कोई सुप्रीम अगर है तो वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग क्या हैं, सबसे सुप्रीम है, ठीक है, इंडिया के लोग जो हैं वो सुप्रीम है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। wherein shall be guaranteed the secure the people of the Indian justice, ठीक है। जस्टिस के लिए कौन से जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारी जस्टिस के लिए जो है संविधान में ये सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इसमें पेश किया गया, ठीक है। wherein the advocate safeguard shall provided for the minority, backward, tribal area, depressed classes, backward classes, ठीक है। तो इनको जो है इनकी रक्षा के लिए, सेफगार्ड के लिए ये सारी की सारी सेफगार्ड किसके लिए, माइनॉरिटीज़ हों, चाहे बैकवर्ड क्लासेस हों, एससी हों, एसटी हों, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस हों, मतलब ये सारी कम्युनिटीज़ को सेफगार्ड के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके जो अधिकार हैं उनके हनन ना हो, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखा गया कि हमारे संविधान के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बना वो क्या है, बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके बना है। और यही संविधान दिस रेजोल्यूशन वाज अनैनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली, ये जब संविधान पेश किया गया तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये जब जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया तो इस संविधान में जितनी भी बातें थी, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जितनी भी बातें थी, वहाँ के बैठे जितने लोग थे उन्होंने क्या है, बिना कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, बिना ऑब्जेक्शन के इसको जो है 22 जनवरी 1947 को, कब 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जब इंडिपेंडेंट हो गए तो यही क्या हुआ, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा क्या बना दिया गया, प्रीएम्बल बना दिया गया। आज का जो प्रीएम्बल पढ़ते हो वो प्रीएम्बल क्या है, कुछ और नहीं, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को जो पेश किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वही जो है प्रीएम्बल आगे चल के बन गया, ठीक है। थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी वो किया गया, और बाकी यही एक्सेप्ट कर लिया गया एज इट इज़। समझ में आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास थी क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं, आज की क्लास में फैक्ट्स बहुत थे और एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।